कराची शहर में एक वक्त ऐसा भी आया जब कराची लियारी गैंग वॉर के जेर तसल्लुत था। और उसके बाद जो है, इस खौफ को कम करने के लिए लियारी में बेहतरीन अफसरान की पोस्टिंग की गई थी, लेकिन उस वक्त भी कोई पोस्टिंग लेने के लिए तैयार नहीं होता था। ऐसे में कुछ अफसरान जो थे वो आगे बढ़े और उन्होंने लियारी में पोस्टिंग ली। कैसे पोस्टिंग ली, क्या पोस्टिंग ली? मैं हूं समीर कुरैशी, हकीकत क्या के साथ। आज हमारे साथ बैठे हैं नईम खान उर्फ जिन्हें कहते हैं नईम सन्नाटा। वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से जो है हमें वक्त दिया। आज हम आपसे पूछेंगे कि आपको सन्नाटा का लकब कैसे मिला और उसके पीछे असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम समीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात है 2000 की, सन 2000 की, जब मुझे एसएचओ गार्डन में पोस्ट हुआ। तो वहाँ पर एक हड़ताल कॉल हुई एमक्यूएम की। वो हड़ताल कुछ ऐसा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि हमें यकीन था कि यहाँ पर हालात ख़राब होंगे, फायरिंग होगी, गिराव जलाव होगा, गाड़ियाँ जलेंगी। तो उसके लिए मैंने अपनी एक मीटिंग अरेंज की और उसमें हमने एक प्लान बनाया कि हम अपनी प्राइवेट कार में और इलाके के अंदरूनी इलाकों में गश्त करेंगे और बैरून जो मेन रोड है उस पे हम अपनी मोबाइलें रखेंगे। तो हमने ये उसके लिए अपने जो करीबी लोग थे, जिसमें सब इंस्पेक्टर आरिफ, गुलाम अली और एक दो सिपाही थे, हमने उनको चुना। और हम इस तरह पीपी फैक्ट्री के पास के करीब हम जब पहुंचे, तो हमने देखा कि कुछ लोग पैदल एक गाड़ी को स्नैच कर रहे थे। तो हमें यकीन था कि ये गाड़ी छीन रहे हैं, तो हमने उनके ऊपर कार्रवाई की। और वो फायरिंग हमने भी की, उन्होंने भी की हवाई फायरिंग, और वो मौके से फरार हो गए। हम हमसे खासे दूर थे, लेकिन बहरहाल वो गाड़ी हमने बचा ली छीनने से। उस गाड़ी के बाद फिर हमने जो इलाके के जो फ्लैट थे जहाँ पर ये लोग गए थे, हमने वहाँ पर तलाशी ली और कुछ मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो ये बात वहाँ से शुरू हुई पहली दफ़ा, क्योंकि मुझसे पहले एक और नईम था जो 92 में और 95 में रहा था, और शायद वो इस नाम से मशहूर था। तो लेकिन उनके ज़हन में यही बात थी, क्योंकि वो लोगों को शक्ल से तो जानते नहीं थे। और ये इतनी बड़ी कार्रवाई थी एमक्यूएम के लिए कि उनके गढ़ में घुसकर और उनको जो है बिल्कुल नाकाम कर देना और उनके ऊपर हावी हो जाना और वो गाड़ी स्नैच होने से बचा लेना। उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारे इलाके के अंदर इक्का-दुक्का टायर तो जले गार्डन चौक पे, लेकिन हमारे यहाँ कोई गाड़ी नज़र आतिश नहीं हुई। जबकि मेरे पड़ोस में नबी बख्श थाना था, वहाँ पर 3 गाड़ियाँ जलीं। ये यहाँ से पहली बार एक आवाज़ शुरू हुई, एक कि ये कोई सन्नाटा यहाँ पोस्ट हो गया है। तो उसका फिर मुझे थोड़ा-सा उन्होंने खमियाज़ा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझ पे एक दफ़ा रॉकेट से हमला भी किया था, और वो मेरे जो थाने के साथ ही एक सरकारी क्वार्टर था। ये शुक्र है कि वो लोग पंजाब में थे, वो गिरा, छत गिरी। अगर वो लोग उस वक़्त होते तो शायद ज़्यादा नुकसान होता। तो ये नाम यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, लियारी गैंग वॉर के अंदर आपने अहम किरदार अदा किया, यानी उनके खिलाफ आपने ऑपरेशन किया। तो सबसे मुश्किल ऑपरेशन कौन सा था? असल में मुझे जो है वहाँ पर सबसे पहले 2002 में मैं एसएचओ कलाकोट तैनात हुआ। तो मैंने, चूँकि मैं बिल्कुल नया था, शहर से यहाँ एक नए इलाके में आया था, वहाँ की लोकेलिटी अलग थी, इलाका तंग था, तंग गलियाँ थीं, अजीब माहौल था वहाँ पर। तो जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम थाना कलाकोट का चार्ज सँभाला और इलाके का विज़िट किया, तो मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे और मुझे देख के भाग रहे थे। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये क्या माजरा है? तो उसने कहा, सर ये लोग यहाँ चरस बेच रहे हैं। तो मैंने कहा, यार ये इतनी खुलेआम चरस बेचते हैं? बोला, हाँ सर, चूँकि आप अभी नया हैं, आपके साथ इनका कोई राब्ता नहीं है, तो ये इसलिए थोड़ा-सा अभी कन्फ्यूज़ हैं। शायद हो सकता है कोई आपसे इनका राब्ता बने, तो फिर ये यहाँ हमारा आना-जाना बंद हो जाएगा। बहरहाल वो ड्राइवर की सोच थी, अब उसको थोड़ी यकीन था कि ये मैं इतना इनको इतना फ्री हैंड दे दूँगा। बहरहाल हमने वहाँ पर यानी लियारी इसका मतलब ये हुआ कि पीछे की जो पुलिस थी वो तो चरस बिकवाती थी ना। नया एसएचओ आया। समीर, देखें, बात ये है कि मेरा मेरा ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया ना, क्योंकि मेरे लिए तो एक कानूनी चीज़ थी ना कि कुछ हाँ। लोग इस तरह मजमा लगाकर और वहाँ पर मंशियात का अड्डा खोलें और खुलेआम, मकसद ये कि पुलिस की कोई रेड ना हो, तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग थी। तो मैंने इसके लिए काम किया। अच्छा, फिर वहाँ मुझे चूँकि प्रॉब्लम ये थी कि मैं नया आदमी था ना, मुझे उनके उनके रूट्स नहीं पता थे, उनके लोगों के बारे में नहीं पता था कि ये कौन लोग ये इसको चलाते हैं, इनमें कौन लोग इस्तेमाल होते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने वहाँ पर जो है काम किया।
तो लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि यार यहाँ ली मार्केट में मलक वालों का अड्डा है और ये पुराना अड्डा है और ये सबसे ज़्यादा मंशियात यही बेचते थे। अगर तुम इनके ऊपर इनको गिरफ्तार करो, इनके ऊपर कोई अच्छी कार्रवाई करो भरपूर, तो इसका इफ़ेक्ट बलोचों पे पड़ेगा और वो इससे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होंगे। तो जो आपने पहले सवाल किया ना कि सन्नाटा, तो ये फिर नाम भी वहीं से दोबारा मशहूर हुआ, लोग मुझे देख के भागना शुरू हुए और फिर उन्होंने बोला सन्नाटात के, बलोची में एक लफ्ज़ था कि सन्नाटात के, सन्नाटात के। तो ये सारा सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। क्या उस वक्त आपको ऐसा महसूस हुआ या किसी वक्त महसूस हुआ कि आपको अपनी जान का शदीद खतरा है? समीर, मुझे जो मेरे दोस्त थे बलोच पुलिस वाले, वो मुझे आकर अक्सर मुझे कहा करते थे कि यार तुम थोड़ा-सा अपना रवैया तब्दील करो और तुम टारगेट पर हो। तो मैं उनको जवाब देता था, यार ये तो सिर्फ़ मौत ज़िंदगी अल्लाह का इख्तियार है, ये टारगेट-वारगेट कोई चीज़ ऐसी नहीं है। मैं उसके लिए और बहुत अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से मैंने वहाँ पर कार्रवाइयाँ की। वहाँ पर एक इलाका था, एक शकील बलोच था एक लड़का जिसको बाद में रहमान औल ने खुद ही मर्डर किया उसका। वो जो था उसने एक वहाँ पर अड्डा खोला हुआ था, सरपरस्ती रहमान ही की थी, वो सारी मटीरियल उन्हीं का होता था लेकिन ये उसको सुपरवाइज़र करता था। तो हमें जब इत्तला मिली कि यहाँ पर इस किस्म का काम होता है तो हमने एक अच्छे तरीके से वहाँ रेड किया। इत्तेफ़ाक से शकील उस वक़्त खाना-वाना खाने घर चला गया था, अगर वो मौजूद होता तो हमारा उसके साथ बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होता है, शायद हमें नुकसान होता या उसको नुकसान होता। अब जब ये जो रेड मैंने किया तो इससे थोड़ी-सी उनके लिए परेशानी बढ़ गई रहमान वालों के लिए कि उसमें उस इलाके के अंदर उन पे एक ऐसा असर पड़ा ना कि पुलिस ने इतने आज़ादाना तौर पर छापा मारा, क्योंकि माजी में कभी कार्रवाई हुई नहीं हुई उनके नहीं थी। खिलाफ। इसलिए उनको ये चीज़ उनको एक अजीब-सी लगी, तो उन्होंने हम्म। 2 काउंसलर थे जिनके मुझे नाम भी अभी तक याद है, लियाकत बलोच और बशीर मुल्ला ज़ई। उन्होंने मुझसे आके कॉन्टेक्ट किया, मुझसे राब्ता किया। अच्छा, मैं चूँकि सलाम दुआ थी, इखलाक से मैं बेहतरीन था, तो उन्होंने बोला यार ये अच्छा आदमी है और ये शायद हमसे राज़ी हो जाएगा। तो वो जो रहमान से जो चीज़ उन्होंने अमानतन मेरे लिए ली थी, वो अपनी जेब में रखी रही काफ़ी अरसे तक। और जब मेरा ये छापा पड़ा, उससे उनकी बेइज़्ती हुई, बदनामी हुई इलाके में, तो फिर कि उन वो पैसे रहमान से जो लिए थे वो उन्होंने खा लिए, क्या नहीं, आप तक नहीं पहुंचाए पैसे उन्होंने? नहीं पैसे तो पहुँचाने के मूड में थे, लिए इसीलिए थे, लेकिन वो माहौल नहीं बन सका ना। माहौल नहीं बन सका, वो लेकिन मुझे वो खा गए। वो खा गए, लेकिन फिर रहमान ने उनको बुलाकर बाकायदा बाज़गश्त की, उनसे पूछगछ की। उन्होंने हाँ। बोला ये सारा सिलसिला हुआ। तो ऐसा माहौल था समीर वहाँ पर। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस वक्त कराची में जो गैंग कल्चर है, खुसूसन लियारी में, पाक कॉलोनी, आप तो हर जगह रहे, तो आप समझते हैं कि पहले के मुकाबले में कुछ कमी हुई है? हाँ, ये समीर ऐसा है कि जो ऑपरेशन हुआ शुरू रेंजर्स के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, उसमें काफ़ी लोग जो इस टाइप के लोग थे वो मारे गए और उनको काफ़ी बड़ी कामयाबी हुई है। अभी तो फिर ऐसा कोई माहौल नज़र नहीं आता कि ये कोई मुनज़्ज़म है या कोई इस तरह के हो गैंग्स तो हैं। रहा है, चल तो रहा है। वो उसमें भी ऐसा है कि कुछ कुछ मामला ऐसा है कि बाहर बैठ के कुछ लोग ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं। अब वो इस तरह का कोई माहौल है ना, वो थोड़ा-सा मामला थोड़ा-सा है इस तरह का, लेकिन ये कि वो भी इतना आज़ादाना तौर पे नहीं है जैसे पहले होता था कि जो शाम मगरिब होती थी और इशा रात होती थी, तो उसमें काफ़ी 100 डेढ़ 100 लोग मर जाते थे। अभी ऐसा नहीं है इस तो ज़माने में। पुलिस ऑपरेशन के दौरान आप सबसे बड़ी कामयाबी क्या समझते हो? उस वक्त क्या कामयाबी आपने की? समीर, ऐसा था कि एक मीटिंग डीआई साहब मुश्ताक शाह साहब ने ऑपरेशन थे, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की। उसमें मैं उस वक़्त तो वहाँ मुल्ज़िम था, कलाकोट का, ज़मानत पे था। तो किसी हमदर्द ने मुझे फ़ोन किया, मुझे बोला यार मीटिंग हो रही है, तुम भी आओ, तुम काफ़ी यहाँ पर रहे हो। तो मैं भी चला गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जिनमें टीपीओ साहिर इमरान शौकत साहब, शाहनवाज़ साहब, आसिफ कुरैशी और दीगर बहुत सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने देखते के साथ ही कहा सर इसको लगा दें। तो डीआई साहब ने हँस के बोला ये एक आदमी क्या करेगा? बहरहाल उन्होंने इतनी बातें सुन के मुझे कहा कि आप एसएचओ चाकीवाड़े का चार्ज ले लें। तो मैं जब बाहर निकला तो मैंने उनसे माज़रत की, मैंने कहा सर मैं यहीं पर कत्ल का मुल्ज़िम था, मैंने खुद ज़मानत कराई और मैंने सारी परेशानी खुद झेली है। तो मैं अब नहीं चाहता कि कोई मैं नई नई चीज़ में शामिल हो और मुझे फिर मुश्किल हो। तो उन्होंने कहा यार डीआई साहब ये नाराज़ हो जाएँगे जो ना तुम्हें ये डायरेक्शन दी है अगर तुमने नहीं किया। बहरहाल मैं जब थाने पहुँचता हूँ तो आप समीर इससे अंदाज़ा लगाएँ कि रऊफ़ नाज़िम और मैं एक साथ पहुँचते हैं। तो मैं उसको मज़ाकिया कहता हूँ क्या तुम्हें इत्तला मिल गई कि मैं चार्ज ले रहा हूँ? तो वो बोलता है मुझसे यार तुम हर वक़्त हमारे साथ जो है ना इस तरह की बातें करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएँ ना कि पुलिस के अंदर कितना लीकेज था कि यानी कि जब मैं वहाँ जा रहा था तो वहाँ से भी दफ़्तर से एक इत्तला मिलती है वहाँ तक
कि जी ये वापस चार्ज लिया यानी जाए। पूरी पुलिस ही जो उस वक्त थी वो उन्हीं के जेर असर थी, जिसको आप कह सकते हैं कि जेर तसल्लुत थी, कि तमाम चीजें उनको पहले से पता चल जाती थी कि ये असल हो रहा है। में 2 किस्म की पुलिस थी ना, एक तो जिसे कहते हैं ना कमज़ोर पुलिस, हाँ। बुज़दिल पुलिस, या फिर दूसरी जो है लालची पुलिस। ये 2 किस्म के अवामिल शामिल थे इसमें ना। अगर एक आदमी में गैरत होती है, थोड़ी-सी बहादुरी होती है और उसके अंदर कोई ज़मीर होता है, तो वो मेरा ख़्याल है इस तरह के ताल्लुकात बनाना नहीं समझता कि ताल्लुकात रखें। तो आप समझते हैं कि गैंग वॉर के दौरान किसी ऐसे फैसले पर आज भी आपको फख्र या अफसोस होता है? एक मैं आपको वाकया बताऊँ, मैं एसएचओ चाकीवाड़ा था 2005 में, तो हम एक दावत में थे, बलोच पुलिस अफ़सर मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे एक बंदे से मिलाया, कहा कि जी वो मलीर में एक इलाका है, वहाँ पर रहमान अपने कुछ साथियों के साथ एक जगह पर मौजूद है, आप जो है बंदोबस्त करें और चलें। तो वो जो आदमी था, यकीनन वो भी इसी टाइप का आदमी था, कुछ क्रिमिनल टाइप आदमी था और बड़ा उसकी बात में वज़न था। तो मैंने उसको कहा अपने दोस्तों को कि यार रात का टाइम है, नफ़री हमारे पास होगी नहीं क्योंकि दिन में नफ़री ज़्यादा होती है, अभी रात में कम होगी। बहरहाल अब तुम इतनी ज़िद कर रहे हो, तो मैंने, चूँकि मैं ऐसे चाकीवाड़ा था, हमारे बगल में थाना कलाकोट था, मैंने 2 मोबाइलें वहाँ की लीं, 2 अपनी लीं। एक और थी, हमारी 5 मोबाइलें थीं, हमने कुछ लोगों को साथ लिया। अब हम चले जनाब मलीर, तो हमारी एक जो 5वीं गाड़ी थी वो बार-बार पंचर हो रही थी। तो हमने बोला ये नफ़री मेरे को दे दें, आप ड्राइवर को बोला आप गाड़ी वापस ले जाएँ। अब हमको ये भी नहीं पता कि अभी हम जहाँ ये रेड कर रहे हैं, ये इलाका किस थाने की हद है, हमें नहीं पता। अच्छा, जो बंदा हमें वहाँ ले गया था, वो ऐसे रास्तों से ले गया था कि जब हम उनके सर पे पहुँचे, यानी वो एक प्लाट था जो तकरीबन 4-5 हज़ार गज़ का था, उसमें मोर्चे बने हुए थे और उसके ऊपर जो है उसकी दीवारें कम से कम 12-15 फुट ऊँची थी। तो हम अपनी सिपा को कह रहे थे कि यार वो जो मेरे साथ इन्फॉर्मर था, वो कहने लगा यार जल्दी करो, देर नहीं करो, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अब वो चूँकि दीवार इतनी ऊँची थी, चढ़ने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, तो बहरहाल एक-दूसरे के ऊपर चढ़ा के उन्हें चढ़ाया, मैं फिर गेट पर आया। जब मैं गेट पर आया तो वो लोग शायद जो अंदर शायद दरियाक-वरियाक पी रहे थे, तो उन्होंने जब आवाज़ें सुनी, तो पंखे बंद किए और वो कुछ लोग इस गेट से बाहर आना चाह रहे थे, लेकिन जब गेट पे ऑलरेडी हम मौजूद थे 2-3 लोग, तो उन्होंने बोला यहाँ पर भी इन्होंने कवर किया हुआ है। फिर यकदम वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई और ऐसा महसूस हुआ कि ग्रेनेड फायरिंग। अब मैंने कहा या अल्लाह, ये तो बड़ा मुश्किल सा वो फैसला किया है मैंने, क्योंकि ना तो मेरे सीनियर्स को इसके बारे में इल्म है कि मैं कहीं जा रहा हूँ और वो लोकल जो पुलिस है वहाँ की उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी कोई मदद मेरे पास नहीं है। तो अब मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मैंने महसूस किया कि शायद मेरी कुछ पीछे जो बैक साइड पे जो सिपाही थे उनमें से कोई मेरा ख्याल एक्सपायर हो गया। अब मैं चूँकि शादी की दावत में था, तो मैं व्हाइट कपड़े पहना हुआ था कॉटन के, तो अब रात में, तो रात को तो व्हाइट कपड़ों वाला आदमी बहुत वाज़ेह नज़र आता था। तो वो जैसे ही मैं आगे-पीछे अपनी सिपा को देखने के लिए जाता था, वो ब्रश मारते थे। तो एक सिपाही था, उस बेचारे ने मुझे धक्का-वक्का दिया और बोला, "सर, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हों, परेशान ना हों। बंदे हमारे सारे जितनी देर से चढ़े थे, वो उतनी जल्दी नीचे आ गए हैं और सब इस वक़्त जो है ना, वो जो खेती-बाड़ी है उसके अंदर लेटे हुए हैं, को किसी को गोली-वोली नहीं लगी है, तो आप परेशान ना हों।" तो फिर मुझे कुछ तसल्ली हुई। फिर जो इन्फॉर्मर मेरे साथ था, वो मुझसे ये कहने लगा कि सर अभी तुम ऐसा करो, अंदर कूदो, नहीं तो चलो, बस काम खत्म हो गया। अरे मैंने कहा भाई कि लोहे का आदमी हूँ, इतनी ऊंची दीवार है और अगर मैं अंदर चलूंगा तो वो मुझे फिर बर्स मारेंगे, तो बेहतर ये है कि अब सुबह होने वाली है, आधे घंटे में हम थोड़ा इंतजार करें। फिर बहरहाल सामने ग्राउंड के पास कुछ आगे कुछ लोग चौकीदार विसिल वगैरह बजा रहे थे, हम उनके पास गए, हमने पूछा कि भाई ये इलाका किस थाने का है, तो वो उल्टा हम पे बदमाशी करने लगा, बोला अरे तुम इधर फायरिंग कर रहा है, तुमने तो इधर रात से ड्रामा किया। मैंने कहा ड्रामा किया हमने, अबे मैं ऐसे जो चाकीवाड़ा हूँ, ये इलाका किसका है? फिर उसने हमको बताया कि ये इलाका भीमन गोट का है और जाम गोट इसको कहते हैं। बहरहाल फिर हम वहाँ, एक बहुत बोसीदा ट्रक था और उसने जो इन्फॉर्मर था कहा कि अब आप बहुत गलत कर रहे हो, बस निकलने वाली बात करो। मैंने कहा यार सुबह होगी, कुछ करेंगे कार्रवाई, रोशनी होगी, नजर आएगा। अभी मेरी सिपा भी सारी साइड में हो गई है, मैं 2-3 आदमी, हम क्या करेंगे? अभी हम ये बात ही कर रहे थे तो अचानक 4 स्कूटरों पर बंदे आए और उस अंधेरे में हमें इतनी, जो है ना वो जो ब्रश चलाते थे उसकी चिंगारी नजर आती थी। अब वो जब वो गोलियां चली, अब वो जो अंदर मैसूर हुए हुए थे, जब उसमें जो रहमान था, वो लोग भी बाहर आए ताकि वो उनको फंसे हुए लोगों को उन्होंने निकाला और निकाल के उन्होंने भी हम पे फायरिंग की। फिर हम, मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर था आलिम रजा, उसको 2 गोलियां लगी, वो जख्मी हो गया।
अब हमने जब देखा उसकी तो काफ़ी खून-वून निकल रहा था, मेरी तो परेशानी बढ़ गई कि एक तो ये मेरे साथ पोस्टिंग पे नहीं है, हम मेहमान की हैसियत से गए थे, ये एसआरपी में है, डीआईजी के पास था, तो ये तो बड़ा अच्छा नहीं हुआ। फिर बहरहाल मैंने वो बाइंड अप किया सारा और हमने उसको इन्फॉर्मर के ज़रिए आल्टो में हमने उसको बोला इसको आगा खान लेके पहुँचो, फिर मैं वहाँ आता हूँ, बात करते हैं जो भी। बहरहाल फिर हमको वहाँ से आगा खान से फ़ोन आया हाले का, उसने मुझसे कहा कि नहीं भाई यार मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया कि अल्लाह रहम करे शायद ये इसका कोई आखिरी वक़्त ना हो। तो हम फिर वहाँ से दुम्बा गोट पहुँचे तो हमें पता चला कि जी ये अब हम वापस कराची जा सकते हैं। लेकिन इस फैसले पे आपको अफ़सोस था। इस फैसले पे अफ़सोस भी था और एक जिसे कहते हैं कि कामयाबी की कोशिश भी की मैंने हाँ, कि मैं लेकिन एक हाँ, अफ़सोस हो गया हाँ, कि हाँ। अफ़सोस हुआ कि देखें इतनी नफ़री से काम नहीं चलता। असल में खुद एतमादी जो थी ना वो नुकसान देती है। हाँ, असल में हमारे जो माजी में जो भी ऑपरेशन होते थे या जो इस किस्म के काम होते थे उनमें बेतहा पुलिस होती थी, तकरीबन 200-300 मुलाजिम होते थे, गाड़ियाँ होती थी। तो अभी हमारे पास तो कुछ लोग ऐसे ही चंद लोग होते थे, वो भी रूटीन की ड्यूटी करने वाले, बैंक ड्यूटी करने वाले, कोई वो ऐसे थोड़ी थे कोई लड़ने वाले या मुकाबला करने वाले। तो उसमें फिर जब हम वापस जब थाने आए हैं तो हमारे जो मुलाजिम या अफसर थे, गुलाम नबी मुझे नाम याद है, उन्होंने शायद अपनी नापाकी की हालत में सजदे किए मस्जिद में शुक्राने के। अच्छा, पुलिस फ़ोर्स में रहते हुए दबाव तो आता होगा, कैसे निमटते थे? दबाव बिल्कुल, बिल्कुल दबाव तो लामाला आप समझते हैं ऊपर से अफ़सरान पर भी होता था, हम पर भी होता था। वो फिर अपना उसको रिलीज़ करने के लिए हमसे बात करते थे। आप नीचे तक ले जाते होंगे? हम बिलावमा तो उसको कोशिश करते थे, मैनेज करते थे कि अगर यार ये ऐसा मामला है तो इसको किसी तरीके से इस तरह उसको रिज़ॉल्व कर लेते थे। अच्छा, अब आप रिटायर हो गए, मुसव्वरी का शौक आपका शुरू से था। तो ये बताएं कि ये शौक कैसे पैदा हुआ और आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली लाया ये शौक? समीर मेरे ये वाक़या मुझे जो है ना मेरी मुसव्वरी पुलिस ही से शुरू हुई है। मज़े की बात देखें ये 90 से मैं पाकिस्तान के एक लेजेंड आर्टिस्ट हैं इकबाल मेहंदी। मेरा उनके साथ बहुत एक बड़े आर्टिस्ट, हाँ, बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़ा बड़ा नाम नाम था था। बड़ा नाम था। वो उनके साथ मेरा एक ऐसा ताल्लुक बना जो 2008 में वो ताल्लुक ख़त्म हुआ, जब उनका इंतकाल हुआ। होता ये था कि उनका फैमिली डिस्प्यूट रहता था, तो वो ज़्यादातर कोशिश ये करते थे कि मेरी जहाँ पोस्टिंग होती थी, वो मेरे साथ ही रहते थे। हम या तो इलाके में कोई जगह ले लेते थे या कोई अपने ही साइड रूम में उनको रखते थे कुछ दिन के लिए। तो इससे जो है कि वो मैं चूँकि आपको पता है एसएचओ की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, वो कोशिश करता है कि जैसे अब मेरी पोस्टिंग लियारी वगैरह में रही और दूसरे सुसरात बोर्ड वगैरह में, पाक कॉलोनी में, तो ऐसे मुश्किल थाने थे जहाँ पर घर कम हफ्ते में 1 आध 2 दिन जाया करते थे। तो इन हज़रत को भी हम अपने साथ ही रख लिया करते थे, तो अब फिर ये रात को फिर हम लाज़िमी बात है 11-12 बजे के बाद कुछ थोड़ा-सा लोग सो जाते थे, अमन हो जाता था। तो वो लोग जो हैं फिर हम उनके साथ दब बहुत मौजूद होते थे, वो फिर अपना काम कर रहे होते थे। तो हमें ऐसे-ऐसे देखते-देखते शौक पैदा हुआ और आप माशाल्लाह से आप देखें आज तो मैं अगर वो मेरे उस्ताद ज़िंदा होते, तो यकीन जानें कि वो बड़े खुश होते कि यार पुलिस वाले ने तो कमाल ही कर दिया। सबसे पसंदीदा पेंटिंग आपकी कौन सी है? मेरी जो है ना असल में मेरे जो उस्ताद थे ना उनको 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 जो अबूर हासिल था एक तो वो घोड़ों पर और दूसरा वो लड़कियाँ जो जिनको आप ये समझ लें कि वो आर्टिस्ट टाइप की मॉडल टाइप की जो थी। मॉडल टाइप हाँ। हाँ, उनको मॉडल टाइप उनको मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े पहनाकर, मशरक़ी लिबास पहनाकर, उसमें उनको अपने तरीके से बिठाकर, उनकी फ़ोटोग्राफ़ी लेकर और उसको कैनवस पे शिफ्ट करना, उनका ये शौक था और वही शौक मेरा भी है, घोड़ों-वोड़ों का है और इस तरह की ये मॉडल वग़ैरह का ये शौक है। तो ये अब जो है रिटायरमेंट के बाद क्या मुकम्मल तौर पर आप आर्ट वर्क को टाइम दे रहे हैं? असल में मैं रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद तो मैंने इस पे बहुत काम किया ना, इस पे बहुत काम किया। अब असल में मुल्क के हालात ऐसे हैं, माशी तौर पे आप देख लें तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना वो सिमट के रह गई हैंगी ना इसमें हम हमारे पास काम तो हम करते हैं तो हम एक्चुअली इसको गियरलीज को दे देते हैं अपना काम। अब लास्ट बात है गियरलीज में वो फिर आपको पता है वो अपने तौर पे अपने स्टाइल में उसको बेचते हैं और फिर हमें अपने जो हमारी मेहनत होती है शायद उसकी वो वसूलियाबी भी नहीं हो सकती तो इसलिए हमने थोड़ा सा कम कर दिया है काम। आपकी ज़िंदगी पर अगर फ़िल्म बनाई जाए या पेंटिंग के ऊपर, तो इसमें सबसे अहम जो है बाप क्या होगा उसका? फिल्म बनाई जाए
तो फ़िल्म तो देखें, जो मेरा काम है ना, जो मैंने काम किया हुआ है या मैं जो काम अभी करता हूँ, मैं एक्चुअली ज़्यादातर जो है ना, ये पोर्ट्रेट वगैरह पर काम करता हूँ। और ये जो कैलीग्राफी है, ये लैंडस्केप्स हैं, इस पे काम करते हैं। जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, हमारी स्कूल्स हैं, मसाजिद हैं, और जैसे सरकारी इमारतें हैं, इनको बनाना, ये इस पे जो है फ़िल्म बन सकती है। जरिया माश तो नहीं बनाया इसको आपने अपना? ज़रिया माश उस तरह नहीं बनाया जिस तरह हमारे उस्ताद ने बनाया था। मकसद ये कि उसमें जो उनका तो ख़ैर काम ही यही उनके था। तो बड़े काम थे, हाँ, उनके उन्हें बड़े तो काम बड़े थे और लोग। बड़ी उन्होंने नुमाइशें भी की। अच्छा, मैं अभी तक इसमें कोई नुमाइश भी नहीं कर सका। हाँ, मैं नुमाइश ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे फ्रेश तस्वीरें बनाना पड़ेंगी, कम से कम 15-20। अब उसके लिए भी मत 5-6 महीने का टाइम दरकार होगा। अच्छा, उस वक्त पुलिस में पैसा चलता था जिस तरीके से आज चलता है पुलिस में पैसा? पोस्टिंग के लिए पैसा, मैं नहीं, ये नहीं कह रहा। मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से मुझे याद पड़ता है कि हमने आज तक अपनी पोस्टिंग के लिए कभी पैसे नहीं दिए। तो और आला ना अफसान फ्री ही, में लगा देते थे? यार देखे ना, मैं 4 दफ़ा एसएचओ कलाकोट रहा, हाँ। 3 दफ़ा चाकीवाड़ा रहा, नहीं तो वो तो मौत के मुंह में रहे ना, तो वो तो पाक फ्री में। कॉलोनी में 2 दफ़ा रहा, नहीं नहीं, तो वो तो सुराग फ्री में बोर्ड में लगा 2 देते दफ़ा रहा। होंगे। आप किधर गडाफ में रहते तो वो पैसे लेके लगाते नहीं, आपको। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो शाह-लतीफ़ में भी रहा, मैं मेमन घोट में भी रहा, मैं मलिर सिटी में भी रहा। आप अगर इस तरह के बड़े थाने बताएँगे तो मैं वहाँ रहा, वहाँ पर हमने तो किसी को कोई पैसा पाई नहीं दी। लेकिन हमारे अब जो पोजीशन है। अब जो पोज़ीशन हमने सुनी है, वो बहुत हाँ। खतरनाक है, वो पोज़ीशन खतरनाक है। किस तरीके से मैनेज करता होगा जो आदमी ऊपर 40-50 लाख दे के आ रहा है, ऐसे जो लग रहा है, वो किस तरह मैनेज कर रहा होगा? वो मैनेजर, आप समझदार आदमी हैं, वो रात दिन वो एक ही काम करता होगा। आप पे कलाकोट में कत्ल का केस बना था, ये क्या वाकया था? ये समीर, थोड़ा-सा हमें इसको समझने के लिए थोड़ा-सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। मैं 2002 में पोस्ट हुआ एज़ एसएचओ कलाकोट। मैं करीब 1 साल वहाँ मेरी पोस्टिंग रही। मैंने बताया कि मैंने वहाँ बहुत काम किया। उस पोस्टिंग में एक वाक़या ऐसा भी पेश आया, जिसमें जो है बाबू डकैत जो है वो ज़मानत पे बाहर आ गया इलाके में। फिर रहमान वालों को एक परेशानी हुई कि यार ये तो गैंगस्टर फिर ना इकट्ठा कर ले, फिर कोई ऐसा माहौल ना पैदा कर दे कि हमें इलाका छोड़ना पड़ जाए। तो इसमें 2 मेरे पास ऐसे वाक़यात हैं जो मैं बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ। एक तो ये कि मुझे रात का टाइम था और मेरी पहली पोस्टिंग थी। मुझे बंदे ने फ़ोन किया कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं इस वक़्त घर की तरफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं यार, तुम अभी आओ। मैंने कहा क्यों, क्या मसला है? उसने बताया कि यार रहमान जो है, बिल्कुल इलाके के अंदर सादरबर मोहल्ले में मज़ार है, उस गली में चौकड़ी जमा के 15-20 लड़कों के साथ मौजूद है। तो आप आओ इसको और अपनी नफरी के साथ घेरा डालो और इंशाल्लाह इसमें आपको कामयाबी होगी। अब मैं जनाब, मैंने उसको ज़िद की, मैंने कहा यार असल में हमारे यहाँ से मुखबरियाँ भी होती हैं और हमारे को लाज़मी बात है, जब अब इस किस्म का काम करना है तो हमें एक्स्ट्रा मैगज़ीन लेने होंगे, ब्लड प्रूफ जैकेट पहननी होगी, लाज़मी बात है फिर बाद में अफसरान सवाल जवाब करते हैं उससे बचने के लिए। वसाइल। फिर अभी मैंने जनाब इस पे हामी भरी और मैं आ गया। अब मैं थाने आया, मैंने आगे दोनों थाने की नफरी जमा की। गबोल पार्क पे मैंने अपनी मोबाइलें खड़ी की, ताकि हम उनके करीब भी ना पहुँचे, ताकि मोबाइलों की आवाज़ सुन के ना होशियार हो जाएँ। मैं वहाँ से आया, एक शकील जिसका मैंने ज़िक्र किया, उसके घर के नीचे तंदूर था। तो मैंने उस तंदूर के पास अपने साथ जो सिपा थी, 7-8 बंदे थे वो, मैंने उनको बताया कि ये जो सामने लोग नज़र आ रहे हैं मजमे की शक्ल में, इनमें रहमान है और ये मीटिंग कर रहे हैं और आज हमने इनका काम पूरा करना है। तो उनके मैं 2 सिपाहियों को मैंने वहाँ छोड़ दिया, फिर मैं आगे चला। एक गली थी नासिर करीम, आपने नाम सुना होगा, जो हाँ। अभी टाउन नाज़िम भी थे। उन उसकी गली में मैंने 2 बंदे छोड़े, फिर उसके बाद उससे आगे एक गली में छोड़े, फिर बाकी में 3-4 बंदे हम सादरबर से होते हुए, हम इस तरफ आ रहे थे रहमान के बिल्कुल मुँह के ऊपर। तो इतने में एक ताहिर बलोच एक लड़का था, वो शायद उनकी चाय-वाय लेने के लिए आ रहा था उस तरफ। तो उसने मुझे देखा और एकदम शोर से चीखा, सन्नाटा के, सन्नाटा के। तो वहाँ एकदम फायरिंग शुरू हो गई, खूब दबा के फायरिंग हुई। अब मैंने कहा ले भई, ये तो काम उल्टा ही हो गया। सीधा होने के बजाय उल्टा हो गया, मुझे लग रहा है फिर आज कोई एक आध सिपाही गया। अब मैं तेज़ी से जैसे वहाँ पहुँचा तो देखा माशाल्लाह से मुलाज़िम 2-3 नज़र आए। वो जो बिल्कुल हशाश-बशाश थे, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ? उन्होंने बोला सर ये सामने आ गया, वो सामने आ गया और वो सब भाग गए। अब मैंने अपने बंदे से रुजू किया, उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई देख वही किस्सा हुआ ना जो मैं तुझे बता रहा था। उसने कहा सर आप क्यों परेशान होते हो? फलाने की छत पे जाओ, 3 बंदे की सर नज़र आ रहे हैं। अब हुआ ये कि वहाँ पर जब आदमी 4-5 एसएमजियों के ब्रश चले, पिस्टलों के चले,
तो लाहमाला उस इलाका मकीन कोई ऐसा बेवकूफ़ आदमी जो अपना दरवाज़ा खोलेगा। तो अब वो भी ऊंची जगह थी। बहरहाल हमारा शहीद था जमान, हेड कांस्टेबल शहीद। वो ने उस बेचारे ने झांका, जब उसने झांका तो फिर उनको बंदे वाकई उन्होंने तस्दीक की कि मौजूद है। फिर इधर नीचे से भी दरवाज़ा खुल गया, हम ऊपर पहुंच गया। हमें दो पिस्टलें और तीन बंदे, शरीफ कीचू का भाई एजाज कीचू और एक दो नाम और थे, हरामी थे, वो हमने उन्हें वहां से पकड़ लिया। हमने फिर उसको फ़ोन किया अपने बंदे को। हमने कहा यार कामयाबी तो हो गई, अभी और बंदे का बोला कसम से रहमान और बाबा लाडला जो है ना, इस वक्त पूरे किसी की भी घर की पानी की टंकी में छुपे हुए हैं। मैंने कहा चलो यार इन्हें ढूंढते हैं। इतने में देखा एक लड़का छोटा दूध का डब्बा लेके आ रहा था, मिल्क पैक का। मैंने उससे पूछा तू इतनी रात को भाई कहाँ से आ रहा है? उसने कहा मैं दूध ला रहा हूँ। मैंने उसको देखा, मैंने क्या नाम है? उसने कहा मुदस्सिर। मैंने अपने मोबाइल से तस्वीर निकाली, मैंने कहा तू ये। उसको बिठाया, मैंने बैठ, ये भी उन्हीं की टीम का हिस्सा था, उसी मीटिंग में शामिल था। अब हम थोड़ा आगे चले, वहाँ पर एक शीदी फैमिली और एक खूबसूरत ईरानी बलोच। तो ये तो कंट्रास्ट मिल ही नहीं सकता था ना। तो मैंने उसके काले को रखी पिस्टल, मैंने बताया, उसने ऐसे इशारे में कहा इसको आप ले जाओ, ये उन्हीं का आदमी है। वो ले आए, तारिक शायद नाम था उसका। अब हमने देखा आगे थोड़ा सा ब्लड पड़ा हुआ था, आगे का दरवाज़ा खुला, एक साहब जख्मी हालत में मर रहे थे। वो क्या हुआ तेरे को भाई? बोला मेरा असगर बलोच मेरा नाम है। अच्छा, ये मेरा ख्याल इसका नाम ईदू था, और इसने अपना असगर बताया। ये हुसैन ईरानी और मजीद स्पीड का साथी था जो उस उस टाइम वक्त का, के टॉप गैंग के, वॉर के हाँ, टॉप के। टॉप के क्रिमिनल थे ये। उनका उनका जो है ना साथी था ये। तो ये इसको हमने जख्मी उठाया। फिर मैंने अपने बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा यार वो तकरीबन 6 बंदे हमने ले लिए हैं, लेकिन तेरा रहमान और बाबा में नजर नहीं आ रहा है। बोला सर हिम्मत करो, अल्लाह की कसम ये यही है, गए नहीं यहाँ से अभी। बाप ने बहुत ढूंढा ढूंढा ढूंढा, हमें 12 लेके मिली, 2 मोबाइल मिले। फिर बाद में जब सुबह 11 बज गए भाई, रात से कार्रवाई करते करते 11 बज गए हमें। फिर हम जरा थाने पहुंचे, फिर हमने तस्दीक की तो एक मोबाइल रहमान का था, एक बाबे लाडले का था। तो आपने मुझसे कहा ना कि आपकी तजुर्बा कैसा रहा, तो ये उसके बाद दूसरा तजुर्बा एक और मैं आपको बताऊं, वो ऐसा हुआ कि अस्पताल से इत्तला आई कि जी एक शख्स को गोली लगी है, हम नहीं तो अस्पताल। कत्ल का मुकदमा जो था वो बता रहा हूँ ना, वो मैंने कहा ना थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा ना उसके लिए। ये सारी बातों के बाद ही आपकी समझ में आएगा कि वो कत्ल मेरे पे क्यों बना। उसके बाद जनाब चले, हम अब कत्ल की तरफ आ जाते हैं डायरेक्ट। 2003 में जब उज़ैर के वालिद का मर्डर हो जाता है, गैंग वार का आगाज़ हो जाता है, बल्कि गैंग वार का आगाज़ जो है नहीं वो तो पहले से चल रही थी, लेकिन आगाज सही तरीके का वो हुआ था 2003 में। 2003 में। इनायत पहला कत्ल था, कालाकोट का इनायत जो, और पाप्पू का अमजुल था। उसके जवाब में जो मामा फैजू का मर्डर था। मामा फैजू के मर्डर के बाद सही की गैंग वॉर सही शुरू हुई सही थी। उरूज पर जो आई हाँ। वो ये आई। अब इसमें हुआ ये कि वो जो मेरे बाद जो फौरन एसएचओ आया था वो वहां से हट गया। फिर लाजमी बात है उन्होंने चेक किया, फिर मुझे दोबारा वहां तैनात किया इन्होंने। अब जब मैं वहां पहुंचा तो अब रहमान वालों को तो एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई ना, एक तरफ से पप्पू, एक तरफ से ये पुलिस, एसएचओ। अब उसके लिए हमारा वहां पर जो है एक मुकाबला हुआ। हमने एक बंदा पकड़ा जिसका नाम यूनुस मादी था, इसी दूसरी पोस्टिंग में। और हम हमारे एएसआई ने एक हीरोइनी जो थोड़ी बहुत पीता था बेचता था उसको पकड़ा। उसी लाकब में दोनों एक जगह बंद थे, रात को उसको उन्होंने मार दिया, तकिया रख के जनाब। पूरा प्लान किया, थाने में ही। थाने में, बगदादी थाने में उसको मार दिया। अब सुबह जब ये इतला हमें मिली तो हमने अपने टीपीओ से रब्ता किया। उसने कहा इसमें परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तो लाकब में मुलजिम है, मुजरिम है, वो बताएंगे। तो अब वो टीपीओ तो भी नया था, उसको भी ये थोड़ी अंदाजा था कि इधर तो साजिश बनी है, पूरी फिल्म बनी है। वो जनाब जो उस वक्त के जो टीपीओ थे उन्होंने कहा यार नईम की एफआईआर में नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये भी इनोसेंट है, ये इसके साथ ज्यादती कर रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है। तो उसके लिए जनाब वहाँ पर जो एसएचओ आया था वो इकबाल शेख, रजा इकबाल शेख नाम था वो, उसने भी एसपी रिटायर हुआ अभी। हाँ उसने उसने ये थाना जो है ना मेरे नाम पे काटने के बजाय थाना छोड़ दिया। फिर एक अमजद क्यानी थे, उनको लाया गया। फिर उन्होंने मेरी एफआईआर काटी। और एफआईआर भी आप सुनेंगे तो मुझे खुद इतनी अजीब सी लगी कि जी मैं घर में बैठी थी, नईम सन्नाटा आया, उसने दरवाज़ा तोड़ा, मेरे बेटे को मारता, मोबाइल में डाल के ले गया। और जाके मैं भागती हुई रोती धोती थाने पहुंची तो एसएचओ साहब कह रहे हैं 30,000 रुपये लाओ, मैं इसे छोड़ूंगा। तो ये सारी प्लानिंग थी
यानी कि वो मर गया, उसकी बॉडी को जो है ट्रांसपोर्ट तो उनके पास थी, रहमान वालों के पास, उनके लिए कोई इशू ही नहीं था। सिंध बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट के तो मालिक थे। उन्होंने बसें हायर की, लोग हायर किए, और वो जनाजा लेके जनाब वहाँ पहुँच गए प्रेस क्लब, और वहाँ जाके उन्होंने ये इतना बड़ा एजिटेशन करा के अब वो जनाब मेरे खिलाफ फायर लॉन्च करा दी। लेकिन चूंकि मैं इनोसेंट था, मेरा कोई इससे ताल्लुक नहीं था, मैं बाइज्जत तौर पे बरी हो, ये मामला यूं बना था। और हु ग्रुप जो लियारी में था, हु ग्रुप, ये क्या कहानी है? ये ये मेरी पहली पोस्टिंग में एक वाकया था कि मैं रात को अपने साइड रूम में सो रहा था, तो फ़ोन बार बार बज रहा था, बेल बज रही थी, तो मैंने फ़ोन उठाया, तो मेरे एएसआई गुलाम नबी ने फ़ोन उठा के कहा कि सर हम इस वक्त मुश्किल में। तो मैंने क्या हुआ, कहाँ हो? उन्होंने बताया कि जी हम अली मोहम्मद मोहल्ला करली में मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है ना हमको डाकू ने हम पे फायरिंग की और हमारी मोबाइल भी जो है बंद हो गई, और हमने पड़ोस में एक घर में पनाह ली हुई है। ये इतला पाकर मैं अपनी कार में एक ड्यूटी अफ़सर को लिया, और हम वहाँ मौके पर पहुँच गए। तो फिर इतने में जो मुलाज़िम थे, वो नीचे आए, उन्होंने बोला सर आगे मत जाओ, फायरिंग हो रही है। बहरहाल मैं उस वक़्त तक तो कोई फायरिंग नहीं हो रही थी। फिर हम थोड़ी-सी सुबह हुई तो हमने वहाँ उनके साथ काउंटर किया, उसमें 2 बंदे मारे गए। फिर अल्लाह जो है पानी की टंकी से हमने उसे निकाला। फिर वो उसको भी वो पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ। ये एक बड़ा वाक़या था, क्योंकि ये वो ग्रुप था जो इलाके के बाहर से जो लोग आते थे दुबई से, जो फैमिली बाहर रहती थी, उनके पास सोना, पैसे होते थे। ये उस ज़माने में शायद ये जब्बार जंगू टाइप ये सारे लोग इनके साथ थे उस वक़्त। अच्छा, ये तो लियारी गैंग वॉर के दौरान वो लम्हा है जो आपके जहन में ताज़ा है। लेकिन क्या कभी किसी खतरनाक मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद ऐसी बात की जिसने आपको हैरान कर दिया? हाँ, ऐसी एक वो मुलज़िम था, उसका नाम जो है वो हमने पकड़ा तो दूसरे एक मुलज़िम की मदद से ही था। तो उसने हमें बहुत सारी चीज़ें जब बताई तो लालना, तो हमें बड़ा एक अजीब-सा सुन के बड़ा अजीब हुआ जब उसने हमारे अपने लोगों के बारे में मालूमात दी, और उसने जो है मेरे गैर मौजूदगी में जो लोग जो उसको हमने बाँधा हुआ था, वो उसको कहता था कि मैं तुम्हें पैसे दूँगा, मुझे फ़ोन कराओ, तुम मेरे को किसी तरीके से छुड़वाओ। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सामने आई ना। तो इस दौर में पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी नाकामी क्या रही? उस दौर में उस दौर में समीर, असल में मसला पता क्या होता है? मसला ये होता है कि हमारे अपने लोग जो होते हैं ना, मिक्सअप है, जो 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 लोग मिल जाते हैं ना, मिक्सअप थे। हाँ, उसकी वजह से हमें ये परेशानी। मैं आपको किस्सा एक बताऊँ कि हमारे कई पुलिस एहलकार शहीद भी हो गए होंगे भाई उसमें मैंने इसी मिक्सअप होने की वजह से। आपको मैंने बताया है ना कि ज़बान शहीद हाँ, उसको सिर्फ़ इस बुनियाद पर कत्ल किया कि वो उस मुकाबले में जहाँ इनकी बेइज़्ती हुई थी, जहाँ ये भागे थे, जहाँ इनको हमने पकड़ा था, इनके साथ मुकाबला किया था, वो उसका बदला इन्होंने लिया। ये इतने तो बहादुर थे। इस गैंग वॉर में जो ऑपरेशन था, इसमें कभी मुश्किल फैसला करना पड़ा, कोई मुश्किल फैसला? एक तो आप चले गए मलीर, हाँ, मेमनगोट, वो हाँ, सबसे बड़ा मुश्किल फैसला था। हाँ। कोई और ऐसा कोई मुश्किल फैसला किया आपने? असल में एक साहब ने मुझे फ़ोन करके रहमान के लिए कोई इत्तला इत्तला देने की बात की, तो वो भी एक ऐसा फ़ैसला था, एक रिस्क था। तो मैं गया, वहाँ पहुँचा, उससे मैं मिला, उसने मुझे एक तस्वीर दी, उसका नाम बताया, इसे बोशू कहते हैं, ये इसकी तस्वीर है। तो मैंने कहा यार तुम सब एक साथ तो होते थे, अभी तुम में क्या प्रॉब्लम आई है? हुँ। तुम क्या सच्चे हो? क्या तुम जो इस तरह की ये मामलात मुझे बुला रहे हो और इस तरह कर रहे हो? तो मैंने ये एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना, रिस्क लिया, बड़ा तजुर्बा था मेरा। क्योंकि मैं अकेला, और उसके पास जाना, वो खुद मुझसे कन्फ्यूज़ था। उसने अपने चारों तरफ बंदे छुपा के रखे हुए थे, अगर इसने कोई उठाने की कोशिश की, तो लाज़मी बात है वो रिएक्ट करेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि किसी बेगुनाह शख्स को बचाने के लिए आपने कभी कोई अहम फैसला किया? कभी ऑपरेशन का रुख तब्दील कर दिया हो, अहम बेगुनाह है? है ऐसा एक वाक़या हुआ कि हमारे इलाके में फायरिंग हुई, उस फायरिंग में एक पुलिस वाले का भाई हलाक हो गया। जो लोग मेरे वहाँ सलाम दुआ में थे, जिन पे मैं एतमाद करता था, या ना ज़मीनी हक़ाइक़ तो बड़ी चीज़ होते हैं ना, तो उनसे मैंने मालूमात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये बंदा है, इसका ताल्लुक जो है पप्पू ग्रुप से है, इसने काफ़ी मर्डर-शर्डर किए हैं, और इसकी पूरी फ़ैमिली की जो इसके भतीजे-वतीजे हैं, ये भी इसी टाइप के हैं। तो उसमें मैंने जनाब वो उनसे उनके खिलाफ एफआईआर कटाई, उसके वालिद के खिलाफ कटाई, मैंने उसे पकड़ा, गिरफ्तार किया। उसके बाद चूँकि उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन किया, और फिर पुलिस के हमारे सीनियर अफ़सरों ने मुझे हटा भी दिया इसी बात पे।
यानी एक अच्छा काम करने की उस पे, और मुझे हटा भी दिया। तो सीनियर्स तो आप इसी तरह से करते हैं ना, अहकामात जारी कर देते हैं और उसके बाद फिर हटा देते हैं। वो असल में वो उस गहराई में नहीं जाते ना, बस उन पर ये वो एक प्रेशर बर्दाश्त नहीं एक कर प्रेशर सकते। आ गया जी अदालत से कि जी ये काउंटर केस कर दे। वो मैंने काउंटर केस नहीं किया। जिस दिन मेरी वहां से बदली उस दिन उस काउंटर केस हो गया, उसको पेपर मिल अच्छा, गया। कभी ये पूरे इस गैंग वॉर के दौरान आप पे कभी प्रेशर आया? उस प्रेशर को कैसे फेस किया अगर आया तो? असल में समीर, हमें आज तक कभी किसी ने कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं नहीं, की ऐसे है, नहीं धमकियां तो आई कोई होंगी, प्रेशर तो। धमकियां तो मुझे देखे, धमकियां तो मुझे एक वाक़या बताऊं, मुल्ला राजू जो जहानाबाद में लीड करता था, उसने हाँ, मुझे पाक कॉलोनी एसएचओ हाँ, आपने बड़ा वो वो सन्नाटा, वो उधर वो जो सन्नाटा लगा वो के रखा था। वो जो मुल्ला राजू था, वो उसने मुझे फ़ोन किया, बड़ी गालम गलोच की मेरे साथ। एक मेरा दोस्त था ज़फ़र। मैंने कहा यार आप भी स्पेशलिस्ट हो गालियों के, ज़रा इसका जवाब तो दो। हम्म। तो बहरहाल उसने उसने मुझे मुझे चैलेंज किया और मुझे कहा वहाँ पहुँचो। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उसने हम पर फायरिंग की, हमारा एक सिपाही ज़ख्मी किया उसने। तो ये इस तरह के मामलात होते थे। अच्छा, ये बताइए, आपने पेंटिंग शुरू की, जी। तो इस पेंटिंग के पीछे कोई हकीकी पुलिस या कोई यादगार किस्म की कोई ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें आपने अपने पूरे जज्बात निकाल दिए? नहीं, ऐसा नहीं है, अलबत्ता कुछ फ़ौजियों के लिए मैंने काम किया था। उनकी कोई चीज़ें मैंने बनाई थी, तो वो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और बहुत दिल लगा के उसको जो है ना, वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारी इज़्ज़त की बात थी, वो मैंने बनाई। क्या समझते हैं कि अब जो पुलिस आ रही है, उनको कोई जदीद तरबियत की ज़रूरत है, या इसी तरह मामला चलते रहेंगे? नहीं देखें, हर चीज़ वक़्त के साथ तब्दील होती रहती है ना, उसमें बेहतरी की ज़रूरत होती है और उसके लिए लाज़मी बात है जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें लाज़मी है पुलिस को ज़रूरत तो है जदीद चीज़ों की। अगर आप अपनी पुलिस की सर्विस को एक जुमले में बयान करें तो वो क्या होगा? असल में पुलिस की जो नौकरी है ना, ईमानदारी से अगर की जाए तो ये एक इबादत है। और जो लोग हमारे पास आते थे ना, वो बड़ी मुश्किल में आते थे। अगर मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ डकैती हो गई, किसी का कोई आदमी कत्ल हो गया, किसी की कोई गाड़ी छिन गई, तो वो बेचारा पहले ही, अब उसकी क्या पोज़ीशन होती थी, किस मजबूरी में वो गाड़ी उसने खरीदी होती थी, और अब हम उसको कहें कि जी तुम दरख़्वास्त दे दो, कल आना, परसों आना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो तकलीफ़ देती हैं। बड़ी तकलीफ देती हैं हाँ, ये बड़ी सारी तकलीफ़ चीजें। देती एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि कोई ऐसा केस जिसे आप आज भी मुकम्मल हलशुदा नहीं समझते, कि वो हल न कर सके हों और आपको अफसोस रहा हो कि ये हैं। हल नहीं, नहीं। हाल तो यही है कि जब मैं लियारी में रहा तो मेरा टारगेट रहमान था, तो मैंने उसके लिए बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि मैं ईद वाले दिन दातार गया। अच्छा। मैंने दातार में 3 दिन गुज़ारे और हम किसी हद तक कामयाब भी हो गए थे, लेकिन चूँकि वही वाली बात थी कि हम ऐसे जाते थे जैसे हम कोई जुआरी पकड़ने जा रहे हैं। अगर हमारे पास भी वो पूरी वसाइल हो, नफरी हाँ, हो। नफरी अगर हम लेते, तो ईद का दिन आपको पता है कितना कीमती दिन होता है, आदमी अपने घरवालों में घूम बैठता है, घूमता है, फिरता है। लेकिन मैंने भी ये सारी कुर्बानी दी, लेकिन वो हम कामयाब नहीं हो सके। इसके लिए मुझे बड़ी वो है, और एक आध दफ़ा शायद ये पकड़ा भी गया था। तो चूँकि इसका शनाख्ती कार्ड कुछ और था, नाम उसमें कुछ और था, इसलिए बच गया ये। एक एक वाक़या तो ऐसा भी है कि मैं टीपीओ के साथ गश्त कर रहा था, ये गली से निकल रहे थे। तो हमसे थोड़े से दूर थे, ये देख के घबरा गए, भाग गए। मैं रहमान के घर के पास पठान की बिल्डिंग इन्होंने किराए पे दी हुई थी। वहाँ से मैं पकड़ के रहीम को ले आया, मैं जानता नहीं था उसको। जब हम थाने ले गए तो रोड पे जनाब पथराव शुरू हो गया, हंगामा रही और फायरिंग शुरू। मैंने पूछा लोगों से, यार ये क्या माजरा? बोला ये जो लाए हो तुम इसके लिए कर रहे हैं, ये एक इज्जत खराब हुई है उनकी। तो ये ऐसा ऐसा रिएक्शन करते थे ना। ये एक और मैं वाकया सुनाऊँ आपको। मेरे दोस्त थे, मनी चेंजर का काम करते शहर फैशन में। वो कभी कभार आ जाते थे, तो एक दिन थाने आए हुए थे मेरे पास, मुझसे कहने लगे यार वो लियारी में घुमाओ। मैंने कहा लियारी में घूमने की जगह है, तुम घूमने जाते हो? तो बहरहाल मैंने उनको बिठा के, मैं नवा लैंड में घुसा, गली नंबर 3 या 4 थी शायद। मैं वहाँ गुज़रा, देखा तो जनाब वो जिन का बच्चा जिसे नज़ीर वाला कहते हैं, जो मुझसे भी कद में तकरीबन 2-3 इंच बड़ा ही होगा। तो वो अपने माउज़र के साथ, बड़े माउज़र के जदीद साथ, बल्ला जो रहमान के साथ हाँ, मारा हाँ, गया जो गुलाम मुकाबले के वो अंदर। वो 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 जनाब ने दरवाज़े पे खड़ा हुआ था।
तो मैंने जैसे ही देखा मैंने कहा ले भाई आज तो मैं भी गया और ये मेहमान भी गए। मैंने कहा यार ये तो आज तो फ़िल्म ख़राब हो गई। लेकिन कुदरत की शान है, अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त थी यार, एहतराम था उसमें। जैसे इसको रोका, मैं बैठ गाड़ी में, गाड़ी में बैठ गया। मैंने पीछे से मौज़र ले लिया। अब मैं जब थाने ले गया तो देखा 5-10 मिनट बाद वहाँ तो औरतों ने रोड बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए, हंगामा आ रही होगी, फ़ोन आया, जनाब अरशद पप्पू ले गया, पुलिस थोड़ी ले गई। वो समझे अरशद पप्पू ले गया। फिर मुझे ताजू ने फ़ोन किया, उसने कहा खान तू ले आया, हमें सारी इत्तला हमें मिल गई। तो इस तरह के वाक़यात होते थे वहाँ। यानी प्रेशर लेना पड़ता था। लेना पड़ता था। देखें, मैं 2 एक मेरी पोस्टिंग कलाकोट हुई, हालात ख़राब थे, 2005 या 6 की बात है, तो मैंने सोचा चलो विज़िट करते हैं। तो मैं कलाकोट के इलाके में जैसे ही गया तो वहाँ अंदर चरस बिकती थी। तो मुझे पता था, मैंने सिपाहियों को बोला चलो अंदर ज़रा चेक करें, तो वो मुझसे थोड़ा आगे थे। उधर देखा तो वो एक बंदा लाए हुए थे इरफान लाहौती को, उसको मारने के लिए। वो है पप्पू ग्रुप का आदमी था। अब जब उन्होंने हमें देखा तो वही एकदम भागदम फायरिंग वायरिंग शुरू हो गई, जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। उसमें जनाब वो 2 बंदे, एक मुल्ला निसार जो वहाँ का कमांडर था वो, और एक शाकिर, एक शायद मारा गया, ये ज़ख्मी हो गया। और उसमें 2 हमने पकड़ लिए, 1-2 असला पिस्टल वगैरह भी बरामद कर ली। अच्छा पीछे चूँकि 2-3 बंदे हमने पकड़े हुए थे, एक ज़ख्मी था, तो हमने तो ऐसा महसूस किया कि सारे लोग हमारे मौजूद हैं। हम गाड़ी लेके निकल गए, हम आगे गए तकरीबन आधा किलोमीटर या उससे थोड़ा-सा कम। तो वहाँ फिर से लोगों ने हाथ-पाँव मार के गाड़ी रुकवाई, बोला भाई वो तो 2 सिपाही तो वहीं रह गए, मज़हर और गुल्लू। अबे मैंने कहा उल्लू के पठो अब बता रहे हो तुम? उन्होंने कहा वो तो वहीं रह गए। मैंने कहा गाड़ी मोड़ो। अब हमने जब गाड़ी मोड़ी, जब हम चील चौक से अंदर जाने लगे कलाकोट की तरफ, तो आप यकीन करो बाबा लाडला अपने मुख्तलिफ लोगों के साथ, यानी वो इतने गुस्से में और इतना रिएक्शन उन्होंने किया, उन्होंने पूरे इलाके में फायरिंग की। और जो इरफान लाहौती को लाए थे ना, उसी घर में घुस के उसकी भांजी भतीजी मार दी, 8-10 साल की। और उन 2 सिपाहियों का क्या हुआ? और सिपाहियों को क्या हुआ, जब मैं मोबाइल लेके अंदर पहुंचा हूं तो जनाब वो शीदी ने शीटर उठाकर दर्जी की दुकान में घुसा। तो वो दोनों पुलिस वाले मजहर और गुल्लू कहते हैं कि क्या पुलिस आ गई? उन्हें यकीन ही नहीं था। यार मैं कहता हूँ इस पूरी पुलिसिंग में आज तक आपने कभी एक वाकया ऐसा नहीं सुना हो कि जनाब हमारा काउंटर हुआ, उस काउंटर के रिएक्शन में जनाब उनकी तादाद बढ़ गई और उन्होंने पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया, और उसमें भी उसके अंदर घुस के, और वो दोनों सिपाही जो है माशाल्लाह, ये मैं नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से था, और अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी थी और ये सारा हुआ। वो आज वो सिपाही अपनी मुख्तलिफ जगह नौकरी कर रहे हैं, वो इस बात को मानते हैं, कहते हैं यार मैं तो समझता हूँ इस पुलिसिंग में कोई इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता था जितनी नईम साहब ने दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। नईम खान का ये कहना था कि नौकरी अगर ईमानदारी से की जाए तो ये इबादत है, वरना तो जैसे मामला चल रहे हैं वैसे चलते ही रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज, खबर की असल खबर।